हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपके इस चैनल पर। बच्चा पार्टी कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि गुरुजी आप 2022 से लेकर 2025 तक के अनसॉल्व करवा दो। कोई 2019 से बोल रहा है तो कोई 2018 से बोल रहा है तो कोई 2000 कह रहा है सर 24 से और 25 से कर रहा है। देखो बेटवा, अनसॉल्व क्या होती है, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। स्टार्टिंग पॉइंट है, बहुत आहिस्ता बताऊंगा, बहुत लॉयल्टी के साथ बताऊंगा, सुनना। जब आप कहते हो कि सर हमें अनसॉल्व करवा दीजिए ना, सुनना हमारी बतिया को, फिर तुमको बताते हैं। जब तुम कहते हो सर हमको अनसॉल्व करवा दीजिए, तो अनसॉल्व का मतलब होता है अनसॉल्व बराबर PYQ। जितने बच्चे हो यहाँ पे, एक बार सारे लोग वीडियो को शेयर करोगे सारे दोस्तों के पास और उन तक पहुंचाओगे प्रॉपर तरीके से। इस बात को ध्यान देना, प्रॉपर तरीके से उन तक पहुंचाओगे, ये बात हमेशा ध्यान दो, ठीक है बेटा? चलो अब मेरी बात को सुनना। अनसॉल्व और PYQ दोनों एक ही हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो अनसॉल्व ही है, वो अलग नहीं है। तुमको बता दिया जाता है कि हम PYQ करवाएंगे तो तुम कहते हो अच्छा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। भैया अनसॉल्व का मतलब यही हुआ कि जो बिना सॉल्व हुआ पेपर होगा वो अनसॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या होगा? सॉल्व मतलब हो गया सोल्यूशन। अनसॉल्व मतलब क्या हो गया? जिनका सोल्यूशन नहीं हो, वही चीज़ तो तुम्हें करना है। तो अनसॉल्व करने आए हो तुम यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे PYQ करने जा रहे हो। अब सर PYQ क्या होता है? PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यानी जो पिछले साल या पिछले के पिछले साल या पिछले के पिछले साल पूछा गया होगा, सारे पिछले साल वाले क्वेश्चन को हम अनसॉल्व में करते हैं। बस बात खत्म है, ठीक है? ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पे आज का सेशन क्या होने वाला है, ये फिजिक्स में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें बता दें, कल 17 जनवरी है, शाम 7 बजे। जैसे हमने पार्ट 1 का महामैराथन करवाया था, वैसे पार्ट 2 का भी महामैराथन करवाऊंगा, चैप्टर 6 से लेकर 10 तक। तो कल शाम 7 बजे तैयार रहिएगा और इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सबके पास मज़ा आएगा, सबके पास कर दीजिएगा ताकि मज़ा आए, ठीक है? ठीक है, अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए और समझने की पूरी कोशिश कीजिए ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना ही हो बबुआ, ठीक है? ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? देखो, जब तुम किसी क्वेश्चन करते हो, अपना पेपर ही सॉल्व करते हो, सबसे पहले बहुविकल्पीय आता है। आता है कि नहीं आता? बोलो हाँ सर, सबसे पहले तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हुआ तो हमको मिल ही जाता है। तब फिर उसके बाद क्या मिलता है? उसके बाद लघु उत्तरीय मिल जाता है। तो वैसे ही फॉर्मेट में हम आज करने वाले हैं क्वेश्चंस को। और तुमको एक बार बता दूं, अगर तुम अनसॉल्व करने आए हो तो तुम्हें दो चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। अनसॉल्व मतलब होता है कि तुम आए हो PYQ, यानी तुम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने आए हो, इस बात का ध्यान देना। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसमें तुम्हें 3 चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। पहली चीज़ तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड फार्मूले तुम्हें पता होना चाहिए। फार्मूला तुम्हें आता है? बोलो हाँ। अगर आता है तो बोलो यस। दूसरा चीज़ है, तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का नॉलेज पूरा होना चाहिए। पूरा नॉलेज क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट का होना चाहिए, ठीक है? तीसरा पार्ट जो तुम्हारे पास होता है वो होना चाहिए तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस। अगर तुमको ये दोनों चीज़ें नहीं आ रही हैं और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये बात प्रॉपर तरीके से जान लो। तो तुम्हारे अंदर प्रॉपर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस हुआ होना चाहिए। बाकी तो तुम टेंशन हुआ ना ही लीजिएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। आज का जो लेक्चर होने वाला है टोटली चैप्टर वाइज नहीं है, बता दूं, क्योंकि ये पेपर वाइज है। अगर आप चाहते हो सर चैप्टर वाइज करवा दिया जाए, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, हर चैप्टर के आप न्यूमेरिकल करवा दो और उसके साथ डेरिवेशन करवा दो चैप्टर वाइज, तो तुम्हारे पास 30 दिन बचा है, हम एकदम खाली हैं। लेकिन जब तुमको लिख दिया जाता है पूरी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो तुम पूरी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने चले जाते हो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से। ये काम तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा और प्रॉपर पढ़ना चाहिए। समझ गए मेरी बातें? हाँ, ठीक है। तो अगर तुम चैप्टर वाइज चाहते हो कि हमें चैप्टर वाइज आप डेरिवेशन और न्यूमेरिकल करवाते चाहिए और कॉन्सेप्ट करवाते चाहिए, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट ना तो क्लियर है और ना तो आता है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन नहीं क्लियर है तो तुम्हें हम चाहे जितना डीप में पढ़ा लें, चाहे जितना क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, नहीं आएगा भैया। ये बात को ध्यान दो,
आएगा ही नहीं। तो उसके लिए तुम्हें क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें खुद आना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब प्रॉब्लममयी हो जाएगी, ये बात ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन होगा बेटवा, यहाँ पे पूछा क्या दिया गया है, यहाँ पे इस चीज़ को हम देखते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? आप कहोगे सर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है बेटा? वैद्युत फ्लक्स का मान होता है यहाँ पे वेबर होगा क्या, वोल्ट मीटर होगा क्या, नहीं, न्यूटन कूलम होगा क्या, वोल्ट प्रति मीटर होगा। ये ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, हाँ आ जाओ फाइल। अब मेरी बात को सुनना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कुछ बातें और बताई, कोई कहता है सर कूलम होगा, कूलम न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा भैया, तो न्यूटन प्रति कूलम नहीं होगा, जो तुम्हें बताया जाए उसी पे ध्यान दो। ठीक है, और उसी पे प्रॉपर काम करो। अब मेरी बात को और सुनना और समझने की पूरी कोशिश करना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है भैया, सीजीएस, इसको सबको हटा दो यहाँ पे। ठीक है, चलो हटा देते हैं यहाँ पे, इसको हटाओ। कह रहा है यहाँ पे केजीएस का जो है मान होगा, क्या होगा केजीएस का मान, बताओ। के का सीजीएस मान होगा, के क्या होता है, एक समानुपातिक स्थिरांक होता है, बोलो हाँ सर, के एक समानुपातिक स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। ठीक है जी, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, के बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन होता है, मीटर का स्क्वायर होता है, और बटा कूलम का स्क्वायर होता है। यही होता है, बोलो हाँ सर जी यही होता है। तो ये जो यहाँ पे मात्रक दिया गया है, इसका ये मात्रक दिया गया है बिटवा, किसका जानते हो, ये दिया गया है इसमें MKS में, किसमें दिया गया है, MKS पद्धति में दिया है। इसी को तुम्हें CGS में निकालना है, इसी को तुम्हें क्या निकालना है, CGS में तुम्हें निकालना है। अब CGS में निकालने के लिए क्या करोगे ये बताओ जी, अब CGS में निकालने के लिए क्या करोगे ये बताओ। तो कहोगे सर CGS में निकालने के लिए हम प्रॉपर एक छोटा सा काम करेंगे, क्या हमने कहा, सुनो ध्यान से, इन सारे मात्रक को तुम किस में चेंज कर दो, सेंटीमीटर में चेंज कर दो। देखो ध्यान से सुनो, 1 न्यूटन जो तुम्हारे पास होता है, इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो लिखोगे 10⁵5 डाइन, यानी 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। ये बात ध्यान दो। तुम्हारे पास 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, बोलो हाँ सर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर तुम्हें मीटर है, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो यहाँ पे लिखोगे 100 सेंटीमीटर। एक कूलम को अगर सेंटीमीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। क्या होता है बेटा, स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है। ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें तुम लिख दो, बात खत्म है। चलो जी लिखो इसको, इसी को ऊपर लिख दो, देखो चाहे। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे के बराबर 9 × 10⁻⁷ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 1 न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हो, 10⁵5 डाइन, तो हम लिख दिए यहाँ पे 10⁵5 इंटू में, यहाँ पे है मीटर का स्क्वायर। अब मीटर के स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार मीटर दिया गया है, मीटर के स्क्वायर मतलब, तो 1 मीटर बराबर क्या है, 100 सेंटीमीटर है, तो हमने लिखा 100 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बटा कूलम का स्क्वायर है, तो एक कूलम में कितना होता है, 3 × 10⁻⁹ तो यहाँ पे 2 बार है, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लो, 3 × 10⁻⁹ इंटू में 3 × 10⁻⁹। यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। के बराबर लिख सकते हो इसको 9 × 10⁻⁷ लिख दोगे 9 इंटू में 10⁻⁷ क्या है 5 है, इंटू में यहाँ पे 100 है, 100 को स्क्वायर का मतलब 100 को तुम 2 बार लिख सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं भैया, कौनो दिक्कत तुमका नहीं होनी चाहिए, हमारे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लो जिससे दिखना हो। ठीक है जी, ठीक है। और इसके बाद क्या हो गया यहाँ पे 3 इंटू में 10⁻⁹ 3 इंटू में 10⁻⁹ कितना हो गया जी, 9 हो गया। चलो अब तुमसे अगर मैं कहूँ अगर 100 को लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे लिखा था 100 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, तो लिखोगे सर 100 का स्क्वायर हो गया ये, तो 10 का स्क्वायर लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, बोलो हाँ। इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, बोलो हाँ। तो इसकी जगह पे हम 10 का स्क्वायर लिख देंगे, लिख दो जी 10 का स्क्वायर। तो हमने लिखा यहाँ पे 10 का स्क्वायर इंटू में 10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी अब इसको काटते हैं, के बराबर 3 × 3 3 3 का 9 कट गया, 3 × 3 3 3 का 9 कट गया, बोलो हाँ सर, बोलो बोलो हाँ। 3 × 3 सॉरी 3 × 3 3 से 3 कट गया, बचा क्या आप
चेक करो यहाँ पे के बराबर, देखो 10 घाते यहाँ पे कितना है 9, 10 घाते यहाँ पे है 5, 9 5 कितना हो गया 14 हो गया। तो 10 घाते कितना हो गया, देखो यहाँ पे 9 है प्लस 5 है, घात 2 है प्लस 2 है, और घात 2 है, एक 2 यहाँ पे और भी है, बटे में यहाँ पे क्या है 10 है, घात यहाँ पे 9 है, ठीक है, और एक 9 यहाँ पे और है प्लस का 9 है, ठीक ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे 9 5 14 4 18, तो 10 घात कितना हो गया यहाँ पे 18, यहाँ 10 घात कितना हो गया 18, कट गया, कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। तो यानी इसका जो मान है यहाँ पे के का सीरीज में मान जो होगा वो होगा 1, कितना होगा बेटा 1 ही आएगा, इसके अलावा और नहीं आएगा प्रॉपर तरीके से। बेटा इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारा लगता है यहाँ पे। अच्छा एक तुमसे क्वेश्चन हमारा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, हमें बताना है यहाँ पे के बराबर होता है यहाँ पे जो के का जो मात्रक है, अगर के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर है, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा बताओ, इसका मात्रक क्या होगा, सॉरी मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, कोई बता सकता है यहाँ पे, जितने बच्चे हो इस क्लास के अंदर कोई बता सकता है, कोई बच्चा अगर बता दे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, अगर बता दोगे तो तुमको हम 50 रुपया देंगे। बताओ जल्दी से कि हाँ सर जी हमें मालूम है, हम बता सकते हैं, बता दो, बताओ समझे। अब जिन बच्चों को नहीं पता है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा इधर आ जाओ बेटा, इधर देखो, जब आप कूलाम का नियम पढ़ते होगे F बराबर के Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, ये पढ़ते होगे, हाँ सर। तो यहाँ पे जो हमारे पास के है, के को समानुपातिक स्थिरांक बोलते हो तुम लोग, यही बोलते हो, समानुपातिक स्थिरांक बोलते हो, बोलो बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बोलते हो, बोलो हाँ सर। तो के बराबर एक वैल्यू आप लिखते होगे, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही लिखते हो, बोलो हाँ। तो तुम पहले यहाँ से के की वैल्यू निकालो, के का मात्रक निकालो, यहाँ पे के का मान। तो देखो के का जो तुम्हारे पास मात्रक है, सुनना ध्यान से, देखो ये 4 का तो कोनो मात्रक होगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट का कोई मात्रक तो होगा नहीं, तो के का मात्रक क्या था, तो कहोगे सर के का मात्रक था न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटा कूलाम का स्क्वायर, हमने कहा ठीक है, बटा 4 पाई यहाँ पे हो गया एप्सिलॉन नॉट। निकालना किसका है एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके चले जाओ, 1/4 पाई, और यहाँ पे के आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा के आ जाएगा, तो के की जगह क्या लिख दोगे आप, के की जगह पे पूरा इसका मान लिख दो, क्या लिख दोगे न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटा कूलाम का स्क्वायर, यही लिखोगे, हाँ। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या चला जाएगा, कूलाम का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे न्यूटन मीटर का स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है भैया, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात में वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता होती है, वैद्युतशीलता होती है, निर्वात में वैद्युतशीलता होती है, ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पे कहीं कहीं किताब में देखोगे तो लिखा रहेगा एप्सिलॉन नॉट एम, एम क्या होता है, एम का मतलब होता है मीडियम। जब कोई चीज़ निर्वात में चलती है तो उसके लिए हम इसको लगाते हैं, और कोई माध्यम में चलती है, माध्यम का मतलब होती है, देखो जैसे तुम हाथ को ऐसे मार रहे हो, ऐसे मार रहे हो, तो ये बताओ हाथ में कुछ आ रहा है, नहीं कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इसी हाथ को भी तुम पानी में मारना स्टार्ट करो, तो पानी में मारोगे तो क्या होगा, पानी क्या करेगा, जो हाथ को तुम ले जाओगे उसको क्या करेगा, अवरोधक उत्पन्न करेगा, क्या करेगा, प्रतिरोध उत्पन्न करेगा कि आगे हाथ को जाने से रोकेगा। तो मतलब समझो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, जहाँ पे माध्यम है कोई ना कोई चीज़ आ जा रही है वहाँ अवरोध मतलब उत्पन्न कर रहा है, इससे क्या होगा वो नहीं जा पाएगा, यानी वो थोड़ा सा उसमें अवरोधक उत्पन्न होगा, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उससे चीज़ें ज़्यादा स्पीड में नहीं हो पाती हैं। तो ये निर्वात में क्या होती है, वैद्युतशीलता होती है, ये माध्यम में वैद्युतशीलता होगी, माध्यम में वैद्युतशीलता होगी, ये बात को समझो, ठीक है, हाँ वैद्युतशीलता हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन हमारे पास और यहीं पे है, कितने लोग फिजिक्स पढ़े हो यहीं समझ में आ जाएगा अभी। के की निर्भरता किस पर होती है, जो के होती है निर्भर किस पर करता है, निर्भर किस पर करता है, किस पर करता है, करता है, निर्भरता क्या होती है बताओ जी। पहला यहाँ पे मात्रक पे करता है, मात्रक पे करता है, दूसरा यहाँ पे माध्यम में करता है, माध्यम में करता है, तीसरा यहाँ पे दोनों में करता है, दोनों में करता है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे होगा किसी में नहीं करता है,
किसी में नहीं करता, बताओ किसी में नहीं करता, बता दो तो जाने तुम्हें, कमेंट में करके बताना तुम, ठीक है। के का तुम्हें होता है, और के का मान क्या होता है बेटा, जो के का मान हमारे पास होता है सबको पता है 9 × 10⁻9 होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 × 10⁻12। इसी को चेंज कर दो, इसी मात्रा को चेंज कर दो, कूलाम को ऊपर लिख लो और न्यूटन मीटर को नीचे लिख दो, बस खत्म कहानी। समझ गए मेरी बात है। तो ये हमारे एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाता है। इतनी बातें क्लियर। ये पूछ लेता है कभी कभी तो बच्चे तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जाए, कह रहा है एक धातु के टुकड़े पर 3.2 कूलाम का आवेश है, धातु में अधिसंख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखो समझो, तुमको पता है यहाँ पे क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है जी। बोलो हाँ सर। क्यू बराबर क्या लिखते हो आप, प्लस माइनस एन ई लिखते हो, ठीक। कह रहा है यहाँ पे माइनस का 3.2 कूलाम का आवेश है, यानी यहाँ पे आवेश दिया गया है। क्यों दिया गया है, आवेश कितना दिया गया है, माइनस का 3.2 दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एन कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एन तुम्हें निकालना है यहाँ पे। चलो जी, इलेक्ट्रॉन का आवेश तुमको पता है 1.6 × 10⁻19 का कूलाम होता ही है। यहाँ तक तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। तो यहाँ पे तुम्हें एन निकालना है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, Q/E, यही होगा। हाँ, क्यू का मान कितना है, माइनस का 3.2 अपान यहाँ पे लिख दो 1.6 इंटू में 10⁻19, यही है जी। बोलो हाँ। अच्छा, यहाँ पे चेक करना माइनस है कि नहीं है, अगर माइनस नहीं होगा तो यहाँ भी माइनस नहीं लगाएंगे, और अगर माइनस यहाँ पे होगा तो हम माइनस यहाँ पे लगा देंगे। सवाल देख लेना, ठीक है, ठीक है। चलो, तो 16 का नाम 16, 16 दूना क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो एन बराबर हो जाएगा 2 इंटू में ये 10⁻19 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 10⁻+19, ठीक है। तो ये ऑप्शन में राइट होगा, ठीक है। ये 2 इंटू 10⁻+19 हो जाएगा, ऑप्शन विल बी सेकंड राइट हो जाएगा। चलो आगे की तरफ पढ़ लिया जाए। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, बताओ जी। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, अगर तुम बता दोगे तो तुम्हें हम आंसर में 50 रुपये देंगे। कितना देंगे, 50 रुपये। जल्दी बता दो तुम यहाँ पे कमेंट में। ये सारे क्वेश्चन बड़े नॉर्मल हैं, इन सारे क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस में कर चुके होगे, इन सारे क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस में करे होंगे, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ ले। आगे कह रहा है किसी आवेश वाहक की गतिशीलता का अनुमगन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र से सही संबंध क्या होता है। ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। ये दोनों तो गलत हो गए, यही वाला सही होगा। पहला वाला विल बी राइट, फर्स्ट विल बी राइट, पहला वाला ही सही होगा भैया, यही वाला सही माना जाएगा, सही माना जाएगा, माना जाएगा, माना जाएगा, यही सही माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो जी आओ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 5 ओम है। अगर ये 5 ओम दिया गया है तो क्या है, प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है। इसकी वैद्युत चालकता होगी, ये क्वेश्चन कहाँ का है, CBQ का है। सुन लो मेरी बात को। तो G स्टार बराबर तुम्हें यार, ये तो केमिस्ट्री में भी तुम पढ़े होगे, 1/r होता है, ये तो तुम पढ़े होगे भैया, बोलो, ये तो तुम पढ़े होगे। हाँ सर जी पढ़े तो हैं इसको। तो क्या होता है बताओ जी, 1/r कितना है, 500 है, कितना हो जाएगा, ऊपर 2 अंक दशमलव बढ़ाओ यहाँ पे 0.2, ये ओम का इन्वर्स होगा, ठीक है। ये आंसर विल बी राइट, यही वाला आंसर सही होगा। इतनी बातें क्लियर है, बोलबा इतनी बातें सही है, किसको किसको आ रहा है, किसको किसको नहीं आ रहा है, बोलो हाँ सर इतनी बातें हमको क्लियर है, ठीक है। अगर इतनी बातें क्लियर है, देखो मैं फिर से तुमको एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे, स्टार्टिंग से सुनो। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता है, प्लीज मैंने एक क्लास पहले ही लगा दिया है, अगर कहोगे तो हम हटा भी देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम चाहते हो चैप्टर 8 स्टार्ट हो, पहला चैप्टर स्टार्ट हो, चैप्टर 2 स्टार्ट हो, चैप्टर 3 स्टार्ट हो, तो हमें उसका जो है कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल और प्लस डेरिवेशन आ रहा हो, तो फिर हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे, अभी आपके पास टाइम है, चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करिए। देखो आपको हिंदी, इंग्लिश, बायो, मैथ ये सब्जेक्ट होगा, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर अभी से ही आप प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं हमें क्या है, हमें कहोगे पूरी किताब के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम उसको करवा देंगे, पूरी किताब के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, 20 न्यूमेरिकल उसको करवा देंगे, हम तो करवाते ही रहेंगे। लेकिन तुम चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं।
आप नीचे कमेंट करके या नीचे बताओ कि सर हमें ये प्रॉब्लम, देखो जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम को बताओगे नहीं, हम प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे। और तुम्हें लगता होगा कि हमारे प्रॉब्लम को देखते नहीं है, तुम्हारे हर एक कमेंट, तुम्हारे कमेंट क्या आए हैं बताएं। बहुत सारे बच्चों के 90% बच्चों के कमेंट ये आए थे, गुरुजी आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा दीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन करवाए जा रहे हो, अभी चैप्टर पढ़े नहीं है तो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है, तो तुम इसको प्रॉपर करवाए, तो हम उसको करवाने के लिए एकदम तैयार हैं। और देखो एक क्लास सुबह लगी भी है, संडे को देखो सुबह 8 बजे लगी हुई है, और जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और क्वेश्चन दोनों लिखे हैं। तो अगर आप चाहते हो तो हम उसको करवाने के लिए तैयार हैं, नहीं तुम जानना तुम्हारा मन जानेगा। अगला क्या है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। गतिशील की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब चलता हुआ आवेश, चलता हुआ आवेश, ठीक है, उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गलत है। ये तो खड़ा वाला भी कर सकता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, ये भी गलत है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ये सही हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, यही सही है। तीसरा वाला सही है, तीसरा वाला ही सही माना जाएगा, सही माना जाएगा, तीसरा वाला ही सही माना जाएगा। ये बातें ध्यान दो, क्लियर इतनी बातें, बोलो हाँ गुरुजी इतनी बातें तो हमका क्लियर है, इतनी बातें तुमका क्लियर है, बोलो हाँ इतनी बातें हमका बहुत ही क्लियर है, ठीक। आगे, यदि किसी पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता 0.991 से कम है, ध्यान दे देना, ये 1 से कम है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी। 1 से कम है तो क्या हो सकता है, अगर आपने पढ़ा होगा कि किसी की अपेक्षित चुंबकशीलता अगर वो 1 से कम होती है, 1 से कम होती है तो प्रतिचुंबकीय होती है ना, प्रतिचुंबकीय मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण, प्रतिचुंबकीय होती है। ये बातें तुमने पढ़ा होगा, प्रतिचुंबकीय होती, क्या होगा ये, प्रतिचुंबकीय होती है, ये ऑप्शन सही होगा, बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अच्छा, ये बातें आपने पढ़ी थी पहले से, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे अगला है, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीयशीलता का मान होता है, बताओ, लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होता है। देखो सबसे पहले चीज तो इसी को देख कंफ्यूज हो जाता है। देखो जहाँ मुंह खुला है, जैसे इसका मुंह खुला है, इधर ये मुंह खुला है, तो ये बड़ा होता है। तुम्हारे साथ ऐसा स्कीम कर दिया गया है कि तुम प्रॉब्लम तरीके, मतलब तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम से तुम निकाल ही ना पाओ, तो तुम्हारे साथ क्या किया गया है, प्रॉब्लम पूरी तरह से क्या कर दिया गया है बेटा, ये स्कैम कर दिया गया है। इतनी बातें क्लियर है, बोलो हाँ सर इतनी बात था तो हम का बहुत तक क्लियर बा, अच्छे से क्लियर बा, ठीक है जी। आगे आओ, कह रहा है यहाँ पे कि डोमेन किस पदार्थ के बने होते हैं, बताओ जी, डोमेन किस प्रकार के बने होते हैं। प्रतिचुंबकीय से होता है, अनुचुंबकीय, देखो ये तो होता ही नहीं, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय। देखो यहाँ प्रतिचुंबकीय मतलब प्रतिकर्षण वाला काम हो रहा होगा, यहाँ आकर्षण वाला काम हो रहा होगा, या लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय, बताओ लोह चुंबकीय, तुम बता दो जाने, लोह चुंबकीय किससे बने होते हैं बताओ, या ये सभी हैं, यहाँ पे लोह ही होता है। अब देखो यहाँ पे लोह चुंबकीय होता है, भाई हम तो लोही चुंबकीय पढ़े हैं, तुम क्या पढ़े हो ये बताओ, हम तो लोही चुंबकीय पढ़े हैं, तुम क्या पढ़े हो, तुमको और कुछ पढ़ा दिया गया है क्या, तुमको और कुछ बता दिया गया है क्या, हम तो लोही ही पढ़े हैं, बोलो, अरे बोल बा, हाँ गुरुजी हाँ, या ना में कुछ जवाब दोगे, ना में कुछ जवाब दोगे, बोलो हाँ, बोलो 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 बोलो, हैं सर जी के का मान निकालना सिखा दीजिए। अरे वो पहले चैप्टर का के का मान निकालना बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है बेटवा, समझे, के का मान भी निकाल लोगे तुम और एप्सिलॉन नॉट का भी मान निकाल लोगे। के का मान निकालना इतना कठिन नहीं है, नॉर्मल सा है। ऐसे देखो, ऐसे करना है तुम्हें, यहाँ पे के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ऐसे तो होता है, बोलो हाँ सर। तो यहाँ पे के लिखोगे तुम बटा 1/4 को 4 ही लिख दोगे, पाई का मान क्या होता है 3.14 होता है, बोलो हाँ सर। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.8, 5 इंटू में 10 घात क्या होता है -12, यही होएगा, बोलो हाँ सर, यही होएगा, बोलो हाँ, यही तो होता है। तो हमने कहा देखिए इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 9 इंटू में 10 घात 9 ही तो आता है, ये न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर, अरे यही तो होवे है, बोलो बा कि हाँ गुरुजी यही हो तो हुआ है, इसके अलावा क्या हुआ है। ऐसे रख दो वैल्यू, आ जाएगा उका तुका बहनिया, अलग से कोनो वैल्यू निकालते हो का इसकी, तुम बिलल्ली हो का, हाँ। और इसी को तुमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अब तुमको पता ही है, तो तुम प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ा जाए।
प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? सबसे कम, न्यूनतम मतलब सबसे कम होता है, 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 बताओ जी, सबसे कम होता है, ये बताओ, बोलो, बताओ 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 बताओ। तुमसे हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है फिजिक्स को लेकर, केमिस्ट्री को तुम्हारी हम प्रॉपर तरीके से लेके चल रहे हैं मजा, फिजिक्स को लेकर तुम्हारे, देखो तुम्हारे पास हो सकता है अनसॉल्व हो, क्वेश्चन बैंक हो, इस तरह से हो, देखो ऐसे, ये हमारे पास अनसॉल्व है, ये हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। इसके अलावा अरिहंत के अलावा भी राजीव है और कुमार मित्तल है, सॉरी राजीव है, और राजीव के अलावा भी आती है अरिहंत, ये हो गई। उसके बाद और कौन कौन सी आती है? विद्या आती है क्वेश्चन बैंक, चित्रा आती है, और राजीव की एक आती है, और इसी तरह अग्रवाल की आती है, उसी तरह अंसाल भी सबके आते हैं। तो आपको अगर इन दोनों को पढ़ना है तो ये दोनों वही हैं जो क्वेश्चन बैंक है, मतलब ये दोनों वही चीज़ें हैं जो पेपर में प्रीवाईक्यू होते हैं। इसके लिए भी तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो तुम प्रॉपरली तरीके से हमें ये बताओगे, गुरुजी प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको यानी चैप्टर वाइज करवाइए। तो हम चैप्टर वाइज तुम्हें लेकर आएंगे। एक महीना हम खाली हैं, एक महीने तुम खाली हो जाओ, मज़ा आएगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। महीने खाली हो जाओ, बहुत मज़ा आएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया जाएगा। समझ गए मेरी बातें? समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो तुम जैसे खाली होगे वैसे हम भी खाली रहेंगे, प्रॉपर तरीके से मज़ा आएगा, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के। ठीक है? बोलो हाँ सर, ठीक 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 ठीक, एकदम ठीक है। ठीक नहीं, बहुत ठीक हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? चलो आगे की तरफ बढ़ते। हाँ, कह रहा प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता? लाल। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? कोई बता सकता है यहाँ पे? श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? बताओ जी। या प्रकाश का पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश का पुंज किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? श्वेत प्रकाश क्या होता है? रंगों का समूह होता है। रंगों का समूह। किस रंगों का समूह होता है? किस श्वेत प्रकाश? तो श्वेत प्रकाश बनता कैसे है? आपको पता है ना, विबग्योर। विबग्योर पता है कि नहीं पता है? विबग्योर पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो ये जो हमारे पास होता है यहाँ पे, ये हमारे पास जो कलर है यहाँ पे, इन सारे कलर से मिलकर एक प्रकाश उत्पन्न होती है। इन सारे कलर से मिलकर एक प्रकाश उत्पन्न होती है, एक प्रकाश उत्पन्न होती है, एक प्रकाश उत्पन्न होती है। जब ये सब सातों मिलते हैं यहाँ पे, ये सारे देखो यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है और लास्ट क्या है? विबग्योर यहाँ से स्टार्ट कहा जाता है, 3500 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होता है, कहीं कहीं किताब में 3700 एंगस्ट्रॉम दिया रहता है, और 7000 एंगस्ट्रॉम तक जाता है, 7000 से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक जाता है, ऐसे। तो यही तुमसे पूछ रहा है। बहुत छोटी सी परिभाषा तुमसे है, किरण किसे कहते हैं? किरण, किरण, किरण किसे कहते हैं? बता सकते हो? बताओ। बहुत छोटी, इसी में परिभाषा पूछ ले रहे हैं, किसे कहते हैं? कोई बच्चा बता दे किरण किसे कहते हैं? किरण। हाँ, जितने लोग यहाँ पे हो खूब पढ़े होंगे, बहुत नॉर्मल परिभाषा, 2 नंबर की परिभाषा आती है, 2 नंबर की। किरण किसे कहते हैं? बता दो। किरण क्या होता है? प्रकाश जिस सरल रेखीय गति का क्या करती है? सरल रेखीय पथ पर गति करती है, उसे ही हम क्या बोल देंगे? किरण बोल देंगे। और क्या, ये सब चीज़ को बनाना बड़ा आसान होता है। पता नहीं तुम लोग को कौन ये, चलो हटाओ सब बातें, छोड़ो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुम लोग टेंशन मुक्त रहा करो पढ़ने वढ़ने के लिए, ठीक है? हाँ, तुम लोग बिल्कुल टेंशन मुक्त रहा करो, बिना किसी दिक्कत की, बिना किसी प्रॉब्लम के। चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए। कह रहा 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है, ठीक है, जिसकी दोनों सतह उत्तल है। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य करेगा अभिसारी की लेंस की तरह, लेंस की भांति। अभिसारी लेंस क्या होता है? कोई बता सकता है यहाँ पे? अभिसारी लेंस क्या होता है? बताओ, कोई बता दे यहाँ पे। अभिसारी लेंस क्या होता है? अभिसारी लेंस क्या होता है? अभिसारी लेंस क्या होता है? कौन बता सकता है? अभिसारी लेंस को कौन बता सकता है? यहाँ पे बताओ, अभिसारी लेंस क्या होता है? बता सकते हो?
एक अपसाइलेंस की भांति। अपसाइलेंस की परिभाषा बताओ, अपसारी क्या होता है? ठीक है। एक आयताकार घुट्टे की भांति, ये तो होगा ही नहीं। एक प्रिज्म की भांति, ये भी नहीं होगा। बताओ जी, एक अपसारी लेंस की भांति अब ये करेगा या एक अपसारी लेंस की तरह काम करेगा? तो ये एक अपसारी लेंस की तरह काम करेगा। इस दोनों का परिभाषा तुम कमेंट में बताओगे कि हमें सर मालूम है कि नहीं मालूम है, बताओ। इस दोनों की परिभाषा प्रॉपरली तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो तुमसे बड़ा पापी और तुमसे ज़्यादा पापी आदमी कोई नहीं है। पापी आदमी कोई नहीं है, आदमी कोई नहीं है। ये बात ध्यान से सुनना, कोई नहीं है। समझे मेरी बातें? तो तुम पापी आदमी की कैटेगरी में गिनती करे जाओगे। इतनी बातें क्लियर? हाँ, चलो आगे आ जाओ, अगली तरफ बढ़ा जाए। जी गुरुजी, अगली तरफ बढ़ दिया जाए। कह रहा है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थिर वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? फोकस पे, फोकस तथा वक्रता केंद्र बनेगा। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने हमारे पास है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो कोई वस्तु अगर अनंत से आती है तो क्या होती है? तो यहाँ वक्रता केंद्र है, यहाँ पे फोकस दूरी है। अनंत से कोई आती है तो क्या होती है? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई चीज़ मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ बनती है? फोकस पे ही तो बनेगी। पागल हो कहा तुम? कहाँ बनेगी वो? फोकस पे ही तो बनती है। हाँ जी, हाँ जी जी। अच्छा, मान लो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सुनो ध्यान से। मान लो अगर मैं इसको वक्रता केंद्र से भेज दूँ तो क्या होगा? मान लो इसी किरण को अगर मैं, मान लो एक कोई किरण है, इसको नहीं भेज रहा हूँ, एक कोई किरण है, ठीक है। मान लो ये हमारे पास वक्रता केंद्र है और यहाँ पे मैंने कोई एक वस्तु रखी है, ए बी ऐसे रख दिया, ठीक है। और इसको मैं अगर वक्रता केंद्र से भेजता हूँ तो ये प्रकाश किरण कहाँ जाएगी बताओ जल्दी से? ये प्रकाश किरण कहाँ जाएगी ये बताओ, ठीक है। कंडीशन ये है, कहाँ से जाएगी बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। देखो बच्चा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार सेशन को जोड़ लगा के सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि मजा आए पढ़ने में। बताओ। बता दो जाने, तुम बता दो तो समझ लो उससे बेस्ट कुछ नहीं, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। उससे अच्छा क्या हुआ? नेट, बच्चा नेट चल रहा है? नेट चल रहा है? चेक करना एक बार कमेंट करके बताना। चल तो रहा है, नेट तो चल ही रहा है भैया। कमेंट नहीं पढ़ते हैं क्या आप? हम कमेंट नहीं पढ़ते बेटा। नेट चल तो रहा है बेटा, नेट चल रहा है सब। एक बार बता देना, कुछ बफरिंग वफरिंग सिस्टम तो नहीं हो रही है? नेट स्लो बता रहा है का ही यहाँ पे? अच्छा, कौनो दिक्कत नहीं है। अरे भैया बहुत लंबा सेशन है, नेट गड़बड़ा गया ना तो बच्चे बहुत गरियाएंगे, हमको कहेंगे अरे मास्टरवा का कहा बताएं। फिर दोबारा सेशन नहीं लग पाएगा। सही तो आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। आओ बेटवा, अब मेरी बात को सुनो। यहाँ पे अगर मैं तुमसे कहूँ, यहाँ पे अगर कोई वस्तु है, अगर वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र पे ही वापस जाती है, उसी पे ही वापस चली जाती है। और अगर मान लो मैं एक कंडीशन और अप्लाई कर दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। मान लो अगर मैं एक कंडीशन और अप्लाई किया, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे फोकस दूरी है, और कोई वस्तु अगर फोकस दूरी से जाती है तो कहाँ से आती है? मान लो फोकस से होकर गुजरेगी तो क्या हो जाएगी? वो फोकस से होकर गुजरती है तब क्या होती है बताओ? तो वो फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीन कंडीशन तुम्हें पता होनी चाहिए। इसी तीन कंडीशन पे, इसी तीन कंडीशन हिंदी में लिखने जा रहे हैं, देख लो कंडीशन। इसी तीन कंडीशन पे तुम्हारा जो ग्राफ होता है वो डिफाइन करता है। वही ग्राफ क्या होता है? वो पूरी तरह से डिफाइन होता है। ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर नहीं पता है तो समझ लेना कि तुमसे बड़ा पापी आदमी कोई नहीं है। हाँ, समझदार हो तुम, बहुत समझदार हो। अगर भाई साहब नेट गड़बड़ हुआ, लाइट भी चली गई, वाह वाह वाह। भूत प्रेत निकट सब आवे, जब जब अंकित कलास लगावे, नासई रोग हरय सब पीरा। चलो, तो कहाँ से होकर गुजरेगी वो? फोकस से होकर गुजरेगी, होकर गुजरेगी। ये बातें तुम्हें पता होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा क्लास है आज की,
ठीक है, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ा जाए बेटा। यस सर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, परावर्तन के नियम अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों स्थित होते हैं कहाँ? ये परावर्तन, एक कक्षा 10 में पढ़े होगे इसको। ये परावर्तन का नियम होता है। क्या होता है? ये परावर्तन का नियम होता है। परावर्तन का नियम क्या होता है? ये कहते हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई पृथक कड़ी तल है एक, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, इसे नीचे क्या कर दोगे, यहाँ पे पालिश कर दोगे। पालिश जब तक नहीं करोगे तब तक परावर्तन नहीं होगा, ये समझो हमारी बात को, ठीक है। तो कह रहे हैं जो आने वाली किरण है, जाने वाली किरण है, और जो यहाँ पे अभिलंब बनता है ऐसे, ठीक है। अभिलंब पे, हालांकि अभिलंब को हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, अभिलंब को कभी क्लियर मत लिखा करो, ठीक है। अभिलंब तो ये जो तीनों होती हैं वो एक ही बिंदु के होती हैं। इस पर इस बिंदु का नाम क्या होता है, बता सकता है कोई? इस बिंदु का नाम क्या होता है, कोई बता सकता है? आपतन बिंदु होता है का? बोलो हाँ सर। ये हमारे पास क्या होता है यहाँ पे? कहोगे सर ये जो हमारे पास होता है वो एंगल आई होता है, ये हमारे पास जो होता है वो एंगल क्या होता है बेटा? आर होता है, ठीक है। बोलो हाँ। एक एंगल आई होता है और एक एंगल हमारे पास क्या होता है? आर होता है, ठीक। आई का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इंसिडेंट रिंग, ठीक है, एंगल होता है। और ये आर का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, रिफ्लेक्टिंग एंगल होवत, रिफ्लेक्टिंग एंगल होवत, ठीक है। ये बातें तुमका पता थे कि नहीं पता थे? बोलो। तो तीनों एक ही बिंदु पे होती हैं, एक ही तल पे होती हैं, दूसरे लंबवत होती हैं, दूसरे समांतर होती हैं, इनमें से कोई नहीं। एक ही तल पे होती हैं, तल की जगह आप बिंदु ले सकते हो, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे ज़्यादा सुटेबल रहेगा। हालांकि तल भी एक ही है, लेकिन एक बिंदु ज़्यादा सटीक पड़ता है ना। एक दूसरे लंबवत ये कैसे हो सकता है? लंबवत कैसे हो सकता है? कौन ऐसे 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 है क्या? अरे नहीं भाई, लंबवत नहीं है। अरे पागल हो गया तुम। चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ लो। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से निश्चित कोण 0 बराबर 0 डिग्री पर हो, तो अर्थात दोनों समांतर रखे गए हैं, तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। बताओ। कह रहा है यदि दो समांतर दर्पण है, चलो मान लो ऐसे, मान लो समांतर दर्पण दोनों है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों निश्चित कोण 0 पे हो, ठीक है, अर्थात दोनों समांतर रखे गए हो, ठीक है। दोनों क्या रखे गए हैं? एक दूसरे के समांतर रखे गए हों। अरे समांतर रखे गए हों, ठीक है, हाँ। तो प्रतिबिंबों की संख्या 0 होगी, कभी नहीं हो सकती 0। एक होगी, एक भी नहीं हो सकती। दो हो सकती, इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट होगी। कितने होगी बेटा? इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट होगी। अनंत होवत है, कितनी होती है? अनंत बनेगी, अनंत 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 अनंत। समतल दर्पण क्या होता है? कोई बच्चा, कोई महानुभाव जिनको लग रहा हो कि हम थोड़ा सा ठीक हैं पढ़ने में, वो बता दें हमसे कि समतल दर्पण क्या होती है। अगर तुम बता दोगे सर समतल दर्पण क्या होता है, समझ लो ना कि तुमसे ज़्यादा समतल दर्पण, उनको फ़ोन करो, उनसे बोलो नेट स्लो चल रहा है। अगर आज हमारी क्लास ख़राब हुई तो अगले महीना के जो रिचार्ज है ना, बहुत दिन बाद फिर इसको लगाए ही क्लास, सब देखिए, बेइज्जती वाला काम ना करे हमारा। इस बात का ध्यान देना, अगर क्लास ख़राब हुई तो इस बात को तुम्हें प्रॉपरली बता दे रहा हूँ मैं, कसम खा के बता दे रहा हूँ कि तुम्हारे जमा लेना कि ज़िंदगी में कोई तुमको बचा नहीं सकता है। पूरे साल रिचार्ज हम उनसे फ्री करवाओ। देखो जल्दी से चेक करो उसको। चलो आगे बढ़ा जाए। क्या होता है बेटा यहाँ पे? इनफाइनाइट बनेगी, वो बहुत सारा बनेगी, बहुत सारा बनेगी, बहुत सारा बनेगी। तो काश कबूतर बन गया। चलो जी आगे बढ़ा जाए, अगला पेज पे आ जाओ। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थिर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस पे ही बनेगा। तो आप इसको कर चुके हो ना एक बार क्वेश्चन। तो काहे फालतू परेशान कर रहा था महाराज। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा दर्पण सदैव आभासी एवं छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए तुम्हें एक बात को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अगर सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो तुम्हें प्रतिबिंब को उल्टा लेना पड़ेगा। सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए तुम्हें चीज़ को उल्टा रखना पड़ेगा। ये एक ही आदमी कर सकता है। यहाँ पे समतल दर्पण होगा? नहीं, समतल दर्पण तो हो ही नहीं सकता। अवतल दर्पण होगा? ये भी तो नहीं हो सकता, ये होगा ही नहीं। उत्तल दर्पण सही हो जाएगा यहाँ पे। उत्तल दर्पण से ज़्यादा सही और कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे। मतलब जो सही होगा वो उत्तल दर्पण ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि चैप्टर वाइज
सारी चीज़ें करवाई जाए चैप्टर वाइज। तो प्लीज कमेंट करो कि हमको सर आप तो बता तो रहे हैं आंसर रट हो जाए, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है। और अगर एक एक क्वेश्चन पे हम कॉन्सेप्ट को ऐसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें, 10 क्वेश्चन में कम से कम खर्चा होगा तो तुम्हारा 2 घंटा खर्चा होगा। ये बातें तुमका पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान ही लो आज, समझे? प्रॉपरली जान लो, इसको अच्छे से जान लो, महानुभाव करे। चलो अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला है, इनमें से कौन सा दर्पण सदैव आभासी और छोटा है? तो वही है यार, उत्तल दर्पण है। चलो अगले आ जाओ, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, धनात्मक ऋणात्मक प्लस से क्या अभिप्राय है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को माप को उस पृष्ठ से बंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स कहता होती है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स धनात्मक फ्लक्स कहलाता है। अच्छा, तो पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स ऋणात्मक फ्लक्स कहलाता है। इनके कहने का मतलब है, अगर मान लो तुम किसी प्रकार का ऐसे फ्लक्स ले लियो, मान लो, ठीक है, उल्टा बना दिया का, ये समझो, जैसे हमने यहाँ पे इस छोटी लाइन बना लिया, हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया। ठीक है, मान लो कोई ऐसे जा रही है, कोई इधर से निकल रही है, इस पॉइंट से जाके गुजर रही है, ऐसे जा रही है, उधर से निकल रही है। तो इनके कहने का मतलब है, कोई अगर यहाँ से घुस रही होगी तो ऋणात्मक होगी और निकल रही होगी तो धनात्मक होगी। समझ गए मेरी बातें? हाँ, आओ जी। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, परावैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा दीजिए। परावैद्युत सामर्थ्य किसी पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य है, वैद्युत क्षेत्र की उस अधिकतम मान के बराबर है जो उस पदार्थ के भंजक हुए बिना उस पदार्थ पर लगाया जा सकता है। दिस इज द से। बेटा तुम लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है? हेलो 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 गाइज गाइज, अरे अरे यार सा बेटा एक मिनट रुकना। उसके बाद मेरे पास है वर्ग, माध्य, मूल मान और शक्ति गुणांक। पार्टी थी कल रात। ठीक है जी, हो गया जी, हो गया हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेट स्लो चल रहा है बेटवा हमारे यहाँ का ना। देखो ऐसा होता है कि ज़िंदगी में जब कुछ नहीं हो पाता ना तो यही हो जाता है, नेट स्लो चल गया आज। नेट ही पता नहीं क्यों पकड़ रहा है, कट रहा है। आगे बढ़े हम जी। हाँ, अगला है यहाँ पे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? वह सूक्ष्म नियत वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। अब कहोगे सर ये जो परिभाषा है ना, ये जितनी परिभाषा तुम पीछे देखे, ये सारी परिभाषा है, ये सारी परिभाषा तुम देखे ना, तो जो परिभाषा होती है, परिभाषा का मतलब क्या होता है जानते हो? इस शब्द को अलग अलग करो। देखो, परि मतलब होता है अपना और भाषा मतलब होती है कि अपनी भाषा। तो तुम जब अपनी भाषा में किसी चीज़ को लिखते हो, अब देखो ये सारी चीज़ को अगर तुम्हें समझाना होगा तो तुम्हारी किताब की लैंग्वेज है। कहाँ की है ये तुम्हारी किताब की लैंग्वेज है। किताब की लैंग्वेज तुम बताओ, सच से दिल पे हाथ रख के बताना, सच सच क्या ये सच में तुम्हें मज़ा आती है पढ़ने? सच में देखो, परिभाषा बताओ, जो परिभाषा तुम करने जा रहे हो, परिभाषा अपनी भाषा, ये बताओ क्या सच में तुमको ये किताब की लैंग्वेज समझ में आती है? अच्छा, ज़्यादा अच्छा कब लगता है? जब हम अपनी भाषा लिखते हैं, जब हम लिखवाते हैं, अपने मन से लिखवाते हैं परिभाषा, तब ज़्यादा अच्छा लगता है, या जब किताब की परिभाषा लिखते हो जब, तब ज़्यादा अच्छा लगता है? बताओ।
तो कहोगे सर जब आप लिखवाते हो तब ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमारी परिभाषा सबसे ज़्यादा अलग होती है। फिलहाल कोई नहीं, जब जब चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ाई जाएगी तो उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, एक एक तुमसे वादा करता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। यश, आगे बढ़ लो। किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की शांतिकाल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। किसी चालक पर ताप वृद्धि के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की शांतिकाल घट जाता है। ले भैया, उत्तर यही है इसका। किसी चालक में ताप वृद्धि के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? कोई बता सकता है कहाँ पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? बताओ। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाने के पीछे का लॉजिक क्या है? ऐसे हमारे पास लोहा होता है, लोहा में क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? लोहा में होता है, पीतल में होता है, या चांदी में? किसमें सबसे ज़्यादा होता है? चांदी में होता है, पानी में होता है? बताओ जी, किसमें सबसे ज़्यादा होता है? तुम किसमें सबसे ज़्यादा मानते हो कि सर इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर होता है? बताओ। तुम जितना मानोगे उतना हम मान लेंगे। तुम बताओ यहाँ पे किसमें सबसे ज़्यादा? सिल्वर एज। अच्छा, सबसे ज़्यादा भैया जो विद्युत को सुचालक माना जाता है वो कौन माना जाता है? विद्युत का सुचालक जो माना जाता है, सुचालक माना जाता है, वो कौन माना जाता है? बताओ। तो कहोगे सर वो होता है चांदी। क्या होता है वो? चांदी होती है। वो होता है चांदी। क्या होती है वो? चांदी होती है। चांदी के अलावा और कुछ नहीं होता है प्रॉपर तरीके से। हाँ जी, चांदी। अच्छा, हमारे पास एक प्रेस रखा हुआ है। ये आपसे हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये प्रेस किस पर काम करता है? ये जो प्रेस है किस कंडीशन पे काम करता है? अगर जो बच्चा पढ़ा होगा पूरी फिजिक्स को बता सकता है यहाँ पे कि ये जो प्रेस है वो किस पर काम करेगा। इस पे देखो, प्रेस पे क्या है? करंट नहीं मारता है। तो किस, या इंडक्शन होता है, वो किस रूल पे काम करता है, किस सिस्टम पे काम करता है? कोई बता सकता है यहाँ पे? जितने बच्चे हो यहाँ पे, किस पर काम करता है? प्रॉपर तरीके से अगर बता दो तो तुम जान जाए कि तुमसे बेहतर और तुमसे अच्छा प्राणी इस दुनिया और समाज में कोई नहीं। बोलो हाँ गुरुजी। क्या हाँ गुरुजी? आओ आगे आ जाओ, आगे 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 आगे। एक इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलम्ब ऋण आवेश होता है, तो अल्फा कण का कितना आवेश होगा? यहाँ अल्फा कण होगा। अल्फा कण पे कितना आवेश होता है? बताओ जी। अल्फा कण पे आवेश कितना होता है? कोई बता सकता है? अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? कितना आवेश होता है? कोई बता सकता है? अल्फा कण पे कितना आवेश होता है? बताओ। अल्फा कण पे कितना आवेश होता है? कौन बता सकता है यहाँ पे अल्फा कण पे कितना आवेश होता है? तो तुम कहोगे सर अल्फा कण पे जो आवेशवा होता है वो होता है यहाँ पे 2e। तो कितना आवेश हो जाएगा यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? हाँ, तो 2 इंटू में ई क्या होता है? 2 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और क्या? 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो अल्फा कण का आवेश निकल के चला आएगा। अल्फा कण का आवेश निकल के चला आएगा। का आवेश आ जाएगा। आवेश क्या आ जाएगा? बताओ जी। 16×32 3.2 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम्ब। चलो जी, 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। यही होगा। यश 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 यश। इतनी बातें क्लियर? बोलो बच्चा पार्टी। यस सर। हाँ गुरुजी, इतनी बातें तो हमको क्लियर हो जाएगा। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? एक चालक पर 1.0 कूलम्ब ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? अच्छा, ऋण आवेश का मतलब हो गया, अगर तुमसे बोला जाए किसी के पास, मान लो क्वेश्चन पूछा गया किसी के पास ऋण आवेश है, 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 तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या न्यूनता होगी? बताओ जल्दी से। या न्यूनता होगी? ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की, अगर किसी के पास ऋण आवेश है तो देखो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान सुनो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़्यादा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे
वहाँ हमेशा ऋण आवेश होगा, वहाँ हमेशा ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। आप कहोगे ऐसा काहे गुरुजी? देखो इस वजह से ऐसा गुरुजी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव में होवत है, तो जहाँ रहेगा वो निगेटिव वाले भाई साहब को लेकर ही रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ये भी क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, संख्या पूछा इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। आवेश है, एक चालक पर 1.2 कूलम ऋण आवेश है, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी? एन पूछा है, एन पूछा है, बताओ कौन निकाल सकता है इसको? यहाँ पे क्यू बराबर एन ई होता है, बोलो हाँ सर जी। तो निकाल लो, फिर निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? बोलो हाँ निकालो। जो क्यू का मान कितना दिया गया है यहाँ पे? 1। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 घात कितना होता है? -19 कूलम होता है। चलो फिर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपान एन हो जाएगा। बोलो हाँ, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/1.0 मतलब 1 ही है यहाँ पे। अच्छा 1.6 इंटू में 10 घाते क्या हो जाएगा? -19 कूलम। बोलो हाँ सर जी, -19 कूलम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर, इसको ले जाओ 16 से काटोगे, यहाँ पे जाएगा नहीं? काट जाएगा, कटेगा ये नहीं कर सकता। एक चालक पर 1 कूलम आवेश है, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सॉल्व कर लो इसको, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो संख्या तो ही पूछा है, तो एन ई, हाँ तो क्यों बराबर ई आ गया, सही तो है, क्या गड़बड़ है इसमें? अरे चलो, तो इसको लिख दोगे 1 इंटू में 10 घाते कितना लिख दोगे? 19, ऊपर जाएगा तो 1.6 लिख दिया, ये बराबर हो जाएगा ये 10 इंटू में 10 घाते कितना हो जाएगा? 18 बटा 1.6 हो जाएगा। अब ले जाओ इसको, तो 16 छक्का कितना होता है? 96 होता है। तो ई बराबर तो इतना ही तो आएगा आंसर इसका, सॉल्व करोगे तो ये 10 घाते प्लस का 18, 16 को 10 से भाग दोगे तो इतना ही आएगा 6.25। तो 6.25 इंटू में 10 घाते कितना आ गया? 18 ही तो आएगा, 18 ही तो आएगा बच्चा इलेक्ट्रॉन की संख्या। बोलो 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 बोलो, यस 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 यस। इतनी बातें क्लियर है? बोलो सर हाँ जी, इतनी बातें हमें अच्छी तरह से क्लियर है। एक चालक पर 2.4 इंटू 10 घात -18 कूलम धन आवेश है। अच्छा धन आवेश है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी कमी होगी? अगर इसके पास धन आवेश है, मैंने कहा इसके पास धन आवेश है, तो धन आवेश में क्या होता है? तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? देखो चूंकि, देखो ध्यान सुनो, यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है? धन, यहाँ पे क्या है? इसके पास धन आवेश है। अगर चूंकि इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? धन आवेश है। अगर किसी के पास धन आवेश है, धन आवेश है, तो मतलब वहाँ प्लस की संख्या ज़्यादा होगी। प्लस की संख्या क्या होगी? धन आवेश है, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी? तो धन आवेश होने के कारण बताओ जी यहाँ पे क्या होगी? अधिकता होगी। अभी पहले हमने बताया था इसको, या कमी होगी? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, यहाँ पे कमी होगी, पागल हो क्या? चालक पर 2.4 इंटू 10 घात 18 कूलम है, धन आवेश है, चालक कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी? संख्या ही पूछा भैया, क्यों बराबर एन ही पूछा है, एन ई, ठीक है। सेम फार्मूला, निपटा डालो इसको, सेम ही फार्मूला है, सेम ही फार्मूला है, सेम ही फार्मूला है। क्या निपट जाएगा इतने में? बोलो हाँ सर, इतने में तो हम निपटा डालेंगे इसको। बोलो निपाट दोगे कि नहीं निपाट पाओगे? ये बताओ, निपाट दोगे कि नहीं निपाट पाओगे? सर जी पहले चैप्टर का ही है। हाँ जी हाँ जी, ये पहले चैप्टर की है। और क्या? अच्छा तुम बताओ यहाँ पे क्यों, कौन से कॉन्सेप्ट का है ये? क्यों बराबर एन ई, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों प्लस माइनस होता है ना? हाँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बताओ, बोलो। हाँ, मतलब क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण है कि आवेश का सदिश निरूपण है कि आवेश कूलॉम का नियम से संबंधित है ये, या वैद्युत-क्षेत्र से संबंधित है ये, या ये क्या बोलते हैं इसका जो है वो बीजगणितीय गुणांक है ये, क्या है बताओ? जब आप कॉन्सेप्ट पढ़े होगे तो ये बताया गया होगा ना, ये जो है
क्यू प्लस क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ये तो बताया गया हो ना कि जो इलेक्ट्रॉन जाता है कहीं एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो वो आधा आधा पौना भिन्न उन्न नहीं जा सकता, समुच्चय जाएगा, वो एक जाएगा या तो 2 जाएगा या तो 3 जाएगा या तो 4 जाएगा या तो 5 जाएगा या तो 10 जाएगा तो 20 जाएगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक तो मुझे तनिक काट लीन हम तो 0.5 चला गवा, ऐसा नहीं जाता है ना। तो तुम्हें इसको पढ़ाया गया होगा ना, इसको तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाया गया होगा ना। तो क्या पढ़ाया गया था, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई है। कहीं से निकलेगा तब भी निकलेगा और कहीं पे जाएगा तब भी से जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अब केमिस्ट्री में पढ़ते हो, चलो फिजिक्स छोड़ो, केमिस्ट्री में थोड़ी देर के लिए आ जाओ, तो तुम्हें ये पढ़ाया जाता होगा कि इलेक्ट्रॉन कहीं से जाता है, कहीं से जाता है तो क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा होगा तो माइनस में होगा, कहीं दे रहा होगा तो वो पॉजिटिव में होगा। फिजिक्स में इसी भाषा को दूसरी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा होगा। तो बताओ, ये कॉन्सेप्ट का नाम क्वांटमीकरण है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये। बहुत पढ़ने में तेज हो तुम लोग भाई, इतना तुमको कौन पढ़ा दिया? बहुत सही, आगे आओ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लो, देखते हैं तुम्हारी क्या ही कम सिस्टम है। अगले क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। लो है, धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को बताओ। 16 3 48 होता है, क्यों बराबर एन, ये फार्मूला लगना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, कूलाम से, अरे भाई सर ये क्या मान दिया गया है, अरे इसका मात्रक क्या है, चेक करो। कूलाम, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक ही चीज़ का फायदा है, तुम मात्रक याद रखोगे तुम्हें पता है। ये जब कह रहा है 4.8 × 10⁻⁻19 दिया गया है, क्या दिया गया है, कूलाम दिया गया है, कूलाम। तो जब कूलाम दिया गया है तो किसका मान दिया गया होगा, ये तो आवेश का ही मान दिया गया होगा ना, आवेश का ही मान दिया गया होगा, आवेश का मान दिया गया है। करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनिक संख्या पूछ रही है, एन पूछ रहा है, एन तुम्हें, तो फार्मूला तो तुम्हारे पास यही है ना, क्यू बराबर एन ई, यही है कि और कुछ है, बोलो हाँ सर जी यही तो बात है। तो जब क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई तुम्हें पढ़ रहा है यहाँ पे, तो क्यू का मान इसने क्या दे रखा है यहाँ पे, 4.8 × 10 घाते कितना है, -19 कूलाम है। एन की संख्या कितनी है यहाँ पे, अभी तो बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन पढ़ना है, टेंशन ना लो। एन तुम्हें निकालना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश तुम्हें पता होता है, 1.6 × 10 घाते कितना होता है, -19 कूलाम होता है, बोलो हाँ सर जी। तब फिर बताओ क्या होगा, तो तुम कहोगे सर क्यू बराबर होता है एन ई, तो ई बराबर हो जाएगा Q/N, यही होगा, बोलो हाँ सर। तो ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4.8 × 10 के घाते कितना हो जाएगा, -19 बटा यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1.6 × 10 के घाते कितना हो जाएगा, -19, यही हो गए हैं। हाँ, इसको हमने इससे काट दिया, 16 3 48 हो गया, यहाँ पे आ गया 3, इसका आंसर 3 ही तो आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है यहाँ पे, 3 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे, यही तो हो गए हैं। इसके अलावा और कुछ हो गए हैं क्या, नहीं गुरुजी यही हो गए प्रॉपर तरीके से, तो यही हो गए। तब फिर बताओ फिर क्या हो जाएगा भाई, इसको चेक कर लो, ये नेट बहुत स्लो चल रहा है। और ऐसा चेक करना लाइव ना खराब हो हमारी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आओ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, टी, ये ऐसे लिखा गया है, देखो लिखा गया है N714। अच्छा, N जो 7 लिखा गया, 7 क्या है, इसका परमाणु क्रमांक होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है बेटा, यहाँ पे 7 है, ठीक है। और N क्या दिया गया है, 14। तो 14 का मतलब हो गया, ये क्या है इसका, ये इसका अणु भार है, परमाणु भार माफ चाहिए, अणु नहीं है, परमाणु भार है। ये क्या दिया गया बेटा, यहाँ पे परमाणु भार दिया गया है, परमाणु भार दिया गया है, परमाणु भार दिया गया है, ठीक है जी, ठीक है। कह रहा है नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, संकेतांक नाभिक 7 प्रोटॉन है, बताओ जी। नाभिक आवेश की गणना करना है तुम्हें, आवेश की गणना करना है तुम्हें। देखो तुमको पता है कि जो न्यूट्रॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है सॉरी, वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये बातें पढ़ा है तुम्हें। ये तुम्हें पता है ना कि जो तुम्हारे पास प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का बराबर होता है, ये बात तो तुमको पता होगा, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे नाभिक पे कूलाम आवेश की गणना करना, क्यू बराबर एन ई है हमारे पास, हाँ ठीक है,
आवेश की गणना करना तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। तो एन कितने हैं यहाँ पे 7, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, आवेश लिख दो यहाँ पे। तो 7 इंटू में कितना लिखोगे यहाँ पे 1.6 इंटू 10 घाते कितना हो जाएगा -19। ले भैया कितना आ जाएगा, चेक कर ले, यही तो है। सर जी नहीं समझ, अरे भैया देख बेटू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वो नहीं दिया गया, ठीक है। 7 प्रोटॉन दिया गया है, 7 प्रोटॉन दिया गया है, मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन ही दिया गया है, 7 इलेक्ट्रॉन ही दिया गया है बेटवा। प्रोटॉन दिया गया है 7 इलेक्ट्रॉन ही दिया गया है। तो 7 प्रोटॉन दिया गया है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे एन की जगह हमने क्या रख दिया बेटा, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या रख दिया। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है हो गया 16 छक्का 96, 9.6 आएगा। हाँ क्लियर है इतनी बातें, जल्दी बोलो। हाँ गुरुजी हमको तो इतनी बातें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ा जाए। जितने बच्चे हो एक बार बेटा सब लोग बोल दो कि समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो चेक कर लो यार इसको एक बार। ना ना ना, ना, ना। दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बच्चा अब क्लियर है एकदम, एक बार बताना यस सर क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है या नहीं क्लियर है ये बताना।